हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल स्टेप के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था जब उसकी एनर्जी ई क्या हो, लेस देन वी नेट हो। आज हम डिस्कस करते हैं केस सेकंड डिस्कस करते हैं, अगर पार्टिकल की एनर्जी ई ग्रेटर देन वी नॉट हो, उस केस में क्या होगा। अर्थात ये कंडीशन है हमारी पोटेंशियल स्टेप पे। ये एक पोटेंशियल स्टेप है, ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, और पार्टिकल की टोटल एनर्जी ई क्या है, ग्रेटर देन वी नॉट है। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका पोटेंशियल फंक्शन लिख लेते हैं। वो क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू 0। कब, जब एक्स लेस देन 0। वी एक्स इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन सेकंड है हमारी, अगर टोटल एनर्जी ई ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वी नॉट, उस केस में हम आज कण की स्टडी करते हैं कि इसका पारगमन गुणांक कितना होगा और परावर्तन गुणांक कितना होगा। तो सबसे पहले मैं रीजन 1 के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखता हूँ, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई 1 एक्स d2 साई 1 एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नोट क्या है, 0, किसमें, रीजन 1 में, इज इक्वल टू ई साई 1 एक्स। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, d2 साई 1 एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज प्लस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 1 एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो वही सॉल्यूशन इसका फिर से आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। साई 1 एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। अब लिखते हैं अपन रीजन सेकंड के अंदर। रीजन सेकंड में हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई सेकंड तरंग फलन इसमें है एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई सेकंड एक्स इज इक्वल टू ई साई सेकंड एक्स आ गया है। कहने का मतलब यहाँ पे हमारा तरंग फलन साई 1 और यहाँ हमारा तरंग फलन क्या है, साई 2 है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, d2 साई सेकंड एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू ई माइनस वी नॉट साई सेकंड एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को मैं राइट साइड में लेके चला जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई सेकंड एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी नॉट साई सेकंड एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसको मैं राइट साइड में लेके चला गया हूँ। तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, भाग दे देता हूँ पूरी समीकरण में। तो हमारे पास क्या जाएगा, d2 साई सेकंड एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई माइनस वी नॉट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई सेकंड एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर हम मान लेते हैं इसके अंदर, माना 2m ई माइनस वी नॉट अपॉन एच क्रॉस इज इक्वल टू k1 स्क्वायर। के यहाँ मान चुके हैं, जिसकी वैल्यू क्या कितनी है, रूट 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये हमारा क्या था, के स्क्वायर था, तो ये के की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास k1 स्क्वायर आ गया, तो इसमें मान रखते हैं अपन, तो d2 साई सेकंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई सेकंड इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसको m भी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा k1। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, अब देखो हमने जब e लेस देन वी नोट किया था तब ये टर्म क्या आया था, नेगेटिव था यहाँ। अब क्या आ गया हमारा,
पॉजिटिव आ गया है। तो जैसे ही पॉजिटिव आया, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ गया है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन साई सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ साथ में, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा साई सेकंड एक्स इज इक्वल टू, दो मान चुके हैं ए बी सी, सी ई की पावर आयोटा k1 एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा k1 एक्स आएगा, क्योंकि दो सॉल्यूशन है, प्लस आयोटा k1 और माइनस आयोटा k1, जहाँ k1 हमारा क्या है √2m e माइनस वी नॉट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? ये हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए हैं, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने लिखे थे और आज फिर से हमने लिखे हैं। चेंज क्या आया है, थोड़ा सा चेंज आया है। जो रीजन सेकंड था उस रीजन में पहले हमने क्या लिखा था वी नॉट माइनस ई, और आज हमने लिखा है ई माइनस वी नॉट। क्यों लिखा है? क्योंकि पहले टोटल एनर्जी यहाँ पे थी, आज टोटल एनर्जी हमारी यहाँ पे है, टोटल एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं ई माइनस वी नॉट, ताकि ये टर्म हमारा क्या रहे, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, वी नॉट माइनस ई, क्यों? क्योंकि ई वहाँ पे कम था। आज हमने चेंज कर दिया है, तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन आ गए हैं। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये पद किसको बता रहा है, आपतित तरंगों को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, परावर्तित तरंग को बता रहा है। इसी तरीके से रीजन सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो रीजन सेकंड में ये टर्म किसको बता रहा है, सी ई की पावर आयोटा k1 एक्स। कण की एनर्जी कहाँ है, यहाँ पे है। अगर ये पद है, ये बता रहा है इधर जाने वाली तरंग को, ये किसको बता रहा है, वापस आने वाली तरंग को। तो एक बात बताओ मेरे को आप, इस रीजन सेकंड में क्या हमें वापस आने वाली तरंग मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि रीजन फर्स्ट में हमें समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है, इससे टकराने की प्रायिकता है कण की। कण की मान लो ये तरंग फलन है, ये इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ टकरा सकता है और ये टकरा सकता है, तो वापस ये रीजन भी हमें मिल सकता है ये पार्ट। लेकिन रीजन सेकंड में एक बार कण यहाँ से अगर गुजर गया तो ये किससे टकराएगा? टकराने के लिए है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वापस वाली तरंग हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर वापस वाली तरंग नहीं मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो साई सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली सी ई की पावर आयोटा k1 एक्स। ये साई फर्स्ट आ गया, ये साई सेकंड आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वही काम करना है वापस, सेम जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। दोनों के लिए परावर्तन और पारगमन गुणांक चाहिए, जिनके लिए हमारे पास क्या है, दो समीकरण आ जाएंगी। क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना, हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है, परिसीमा प्रतिबंध हमें लगाने हैं। तो प्रतिबंध क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे बाउंड्री है हमारी, क्या आना चाहिए, साई फर्स्ट इज इक्वल टू साई सेकंड। इसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या आना चाहिए, डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू डी साई सेकंड अपॉन डी एक्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ये दोनों हमारे पास आने चाहिए। तो ये आएंगे तो हम क्या करते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। साई फर्स्ट साई सेकंड के इक्वल होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 0 पे साई फर्स्ट ये है, साई सेकंड ये है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, सी क्या आएगा। इसको समीकरण एक नाम दे लेते हैं, डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करके एक्स की जगह 0, तो मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट, आप करके देख लेना। तो क्या आ जाएगा, आयोटा के इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसका भी अवकलन करना है और 0 रखना है, तो क्या आ जाएगा, आयोटा k1 इंटू सी। इसको समीकरण सेकंड नाम दे देता हूँ, आयोटा से आयोटा कैंसिल है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k1 अपॉन k इंटू सी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसको समीकरण 2 दे लेते हैं, इसको नहीं देते अपन। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1 प्लस k1 अपॉन k इंटू में सी। अगर दोनों को घटाता हूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 में करता हूं तो क्या आएगा, 2b इज इक्वल टू 1 माइनस k1 अपॉन k इंटू सी। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4।
जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि इसको देखने से पहले, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो ये हमारे पास 3 और 4 समीकरण आ गए हैं। इनकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? परावर्तन और पारगमन गुणांक दोनों निकाल लेंगे। देखो, तो इन दोनों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। साई सेकंड हमारे पास आ चुका है, अब वो कितना है? CE⁻I x आ गया है। और हमारे पास समीकरण 3 क्या आई है? 2A = 1 + K1/K × C और 2B = 1 - K1/K × C। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4 कह सकते हैं अपन, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास आ गया है। अब हमें चाहिए क्या? परावर्तन और पारगमन गुणांक चाहिए, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं ये पार्ट, साई फर्स्ट का ये पार्ट हमें किसको बता रहा है? आपतित तरंगों। क्यों? क्योंकि e⁻I⁴ किसको बता रहा है? पॉजिटिव दिशा में ट्रेवल कर रही तरंग को। इसका मतलब ये क्या हो रही है? इस विभव सीढ़ी पर आपतित हो रही है। ये किसको बता रहा है? नेगेटिव दिशा में ट्रेवल कर रही तरंग को। इसका मतलब यहाँ से टकराने के बाद जो तरंग वापस जा रही है, तो ये किसको बता रहा है? परावर्तित को। और ये देखो CE⁻I⁴ ये किस में जा रहा है? पॉजिटिव अक्ष दिशा में। किस रीजन में है ये? सेकंड रीजन में। इसका मतलब ये पारगमित तरंग को बता रहा है। तो तीनों के लिए हम निकाल लेते हैं, धारा घनत्व निकाल लेते हैं पहले। तो J इंसिडेंट क्या आएगा? J इंसिडेंट हमारे पास क्या आएगा? आपतित धारा घनत्व क्या आ जाएगा? इससे निकलेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -Iℏ/2m क्या था? साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। ये हमारा धारा घनत्व का फॉर्मूला है। यहाँ साई क्या बनेगा? सिर्फ AE⁻I⁴ बनेगा। ये मान इसमें जैसे ही रखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में भी रखा था, क्या आएगा? -Iℏ/2m साई स्टार। इसका स्टार करेंगे तो क्या आ जाएगा? AE⁻I⁴ ग्रेडियंट साई का मतलब क्या है? इस पद का अवकलन है अक्ष के रिस्पेक्ट में। तो कर दो, देखें, A⁴k × E⁻I⁴x। पहला पद सोल्व हो गया। माइनस साई क्या है? ये है AE⁻I⁴x डॉट साई स्टार का अवकलन है। देखो, साई स्टार का अवकलन अक्ष के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही इसका स्टार करेंगे, इस चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। और जैसे ही माइनस का आएगा, उसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -A⁻E⁻I⁴x आएगा। तो यहाँ से देखो, ये और ये दोनों क्या हो गए? 0। ये और ये दोनों क्या हो गए? इन दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो e⁻0 1 और यहाँ भी e⁻0 क्या हो गई? 1। तो हमारे पास क्या आ गया? -I⁻ℏ/2m A × और माइनस माइनस प्लस A² × तो ये क्या हो गया? -I⁻ℏ/2m और ये क्या हो गया? 2k × A²। 2 से 2 कैंसिल, आयटा इंटू आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या लिख सकते हैं अपन? h×k/m × A²। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास क्या आ गया है? J इंसिडेंट की वैल्यू है वो आ गई है हमारी Ji = h×k/m × A²। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं अब? J रिफ्लेक्टेड। तो वो क्या आएगी? रिफ्लेक्टेड के लिए तरंग फलन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये मान रख के इस फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h×k/m × B²। इसी तरीके से अब हमें चाहिए क्या? J ट्रांसमिटेड, पारगमित। तो पारगमित के लिए तरंग फलन हमारा क्या है? ये है। तो इस बार हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? h×k1/m × C²। तीनों आ गए, Ji, Jr और Jt तीनों हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम क्या निकाल लेंगे? परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक दोनों हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, इन तीनों को एक साथ लिख देता हूँ और उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ चुका है
जे आई इज इक्वल टू एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर। जे आर हमारे पास कितना आ गया, एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू बी स्क्वायर। और जे टी हमारे पास आ गया कितना, एच क्रॉस के वन अपॉन एम इंटू सी स्क्वायर। तीनों आ गए हैं। अब हमें चाहिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो पहले मैं निकाल लेता हूं क्या, परावर्तन गुणांक। क्या निकालते हैं अपन, परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक की परिभाषा क्या है, परावर्तित धारा घनत्व बट्टे आपतित धारा घनत्व, अर्थात जे रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाई जे इंसिडेंट। जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू क्या है, एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जे इंसिडेंट की क्या है, एच क्रॉस के अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर। तो क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया, अर्थात इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी अपॉन ए की स्क्वायर आ गई। आई कि नहीं आई। तो अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ से निकाल ही लेते हैं अपन साथ के साथ। ये देखो b अपॉन ए, समीकरण 4 में अगर मैं समीकरण 3 का भाग दे दूँ, समीकरण 4 भाग समीकरण 3, तो हमारे पास क्या आएगा, b अपॉन ए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस के वन अपॉन के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के वन अपॉन के। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, k माइनस के वन डिवाइडेड बाई के प्लस के वन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। अब देखो ये अगर ऐसा है हमारे पास तो b अपॉन ए आ गया है और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, r की चाहिए। r हमारा क्या है, b अपॉन ए की होल स्क्वायर। तो इसकी होल स्क्वायर कर दो, k माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन की होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। k माइनस के वन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं अपन साथ के साथ। k हमारा क्या था, ये था, तो k माइनस के वन की वैल्यू में निकालूंगा तो k क्या है, रूट 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस के वन की वैल्यू क्या है, ये है रूट 2m ई माइनस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से देखो दोनों में रूट 2m अपॉन क्या है, एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें क्या बच रहा है, रूट ई माइनस इसमें क्या बच रहा है, अंडर रूट ई माइनस वी नोट। बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं k प्लस के वन लिखता तो क्या था, रूट 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर रूट ई माइनस वी नोट। आता कि नहीं आता, ये दोनों मान रख दें इसके अंदर, तो r हमारा कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, रूट ई माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई रूट ई माइनस वी नोट की होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। सिंपल सी मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये मान हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का आ चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखो किसको मिटाऊँ मैं, यहाँ से इसको मिटा लेता हूँ। तो हमारे पास r इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें भी रूट ई और इसमें नीचे वाले में भी रूट ई मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस अंडर रूट ई बाहर आ चुका है, 1 माइनस वी नोट अपॉन ई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस वी नोट अपॉन ई, और इसकी क्या है स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। अगर अब आप मेरे को ये बताओ, यदि v नोट e के बराबर हो जाए उस केस में क्या होगा, अर्थात ये जो टोटल एनर्जी है वो इस v नोट के बराबर हो जाए, अर्थात कण इसके ऊपर चलने लग जाए। इस केस में क्या होगा, उस केस में देखो v नोट इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और जैसे ही इसमें मैं v नोट को e के बराबर रखूंगा तो ये टर्म 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, अर्थात r हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। आया कि नहीं आया, अर्थात जब v नोट है वो e के बराबर हो जाएगा तो कण क्या कर जाएगा, पूर्णतया रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 का मतलब क्या है, कण है वो यहाँ से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अर्थात पारगमित नहीं होगा, जो होना भी चाहिए था। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर इस रीजन में कण चल रहा है तो उसका परावर्तन गुणांक कितना था, 1 था। वो की वो कंडीशन हमारी वापस आ गई है यहाँ पे। किस केस में, जब v नोट हमारा e हो जाए। इसी प्रकार से हम अब निकाल लेते हैं
क्या पारगमन गुणांक और निकाल लेते हैं इसका, वो कितना आता है देख लेते हैं। पारगमन गुणांक क्या था हमारा, पारगमन गुणांक जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं J ट्रांसमिटेड अपॉन J इंसिडेंट। J ट्रांसमिटेड क्या है, H क्रॉस K1 अपॉन M इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंसिडेंट क्या है, H क्रॉस K अपॉन M इंटू ए स्क्वायर। H क्रॉस बटे M तो कट गया, लेकिन K1 और K रह गया है यहाँ पे। इस बार हमारा T कितना आ गया, K1 अपॉन K इंटू सी अपॉन ए की होल स्क्वायर। अब देखो हमें क्या चाहिए, सी अपॉन ए की होल स्क्वायर। समीकरण 3 से निकल सकती है क्या, समीकरण 3 से सी बटे ए में निकालता हूँ, सी अपॉन ए, अर्थात इसको मैं राइट साइड में और इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, तो सी बटे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 अपॉन 1 प्लस K1 अपॉन K, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2K अपॉन K प्लस K1। ये C अपॉन A की आ गई, ये मान उठा के इसमें रख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू K1 अपॉन K इंटू सी बटे ए। सी बटे ए की वैल्यू ये है, इसका मान रख दो, कितना है, 2K अपॉन K प्लस K1 की होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, K1 अपॉन K इंटू इसकी स्क्वायर करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, 4K स्क्वायर अपॉन K प्लस K1 की होल स्क्वायर। यहाँ से देखो K एक कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, T इज इक्वल टू 4K K1 अपॉन K प्लस K1 की होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसके अंदर आप K और K1 की वैल्यू रख सकते हैं और रख के आप क्या निकाल सकते हो, मान निकाल सकते हो। तो अगर K और K1 की वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू K की वैल्यू क्या है, √2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और K1 की कितनी है, √2me माइनस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई K प्लस K1। K प्लस K1 की वैल्यू हमने निकाली थी इन दोनों की, तो हमारे पास क्या आई थी, √2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या आया था, √e प्लस √e माइनस वी नोट, और इसकी क्या करनी है, हमें स्क्वायर करनी है। तो ये देखो, ये पद इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसकी स्क्वायर होके भी ये पद आएगा, बाहर कट जाएगा। T इज इक्वल टू 4 इंटू, ये तो कट जाएगा, √e इंटू √e माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई √e प्लस √e माइनस वी नोट की होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा। अब हम एक चीज और चेक कर लेते हैं, जो लास्ट है इसका पार्ट। सिंपली देखो, इसके अंदर हम क्या क्या निकाल चुके हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और क्या निकाल चुके हैं अपन, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, दोनों निकाल चुके हैं। लेकिन क्या ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों कंजर्व हैं या नहीं है, संरक्षित है या नहीं है, तो वो और चेक कर लेते हैं अपन। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, दोनों जोड़ लेते हैं अपन। तो R प्लस T को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, हमने R निकाला था, वो R कितना आया था, वो आया था हमारा K माइनस K1 अपॉन K प्लस K1 की होल स्क्वायर, प्लस T हमने निकाला, वो कितना आया है, 4K K1 अपॉन K प्लस K1 की होल स्क्वायर। आया है कि नहीं आया, दोनों को जोड़ दो, लघुत्तम क्या आ गया, K प्लस K1 की होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑलरेडी है, इसकी स्क्वायर कर दो, K माइनस K1 की होल स्क्वायर प्लस 4K K1। ये हमारे पास दोनों का टोटल आ जाएगा। तो हम क्या देख लेते हैं, दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो R प्लस T इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, K स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर माइनस 2K K1 प्लस 4K
K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस के की होल स्क्वायर। एक स्टेप और लिख लेते हैं। देखो यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 4 तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस 2K K1 डिवाइडेड बाई K प्लस K1 की होल स्क्वायर। देखो ये प्लस के थे, ये माइनस के थे, 2 घट गए तो 2 प्लस के बच गए। ये फॉर्मूला है क्या किसका, K प्लस K1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K प्लस K1 की होल स्क्वायर। कट गया, दोनों के आ गए 1 के बराबर आ गए, अर्थात R प्लस T किसके बराबर आ गया, 1 आ गया। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। अब देखो जितनी मैथमेटिक्स थी वो हम पूरी कर चुके हैं इसकी। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसको समझ लेते हैं कि फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। फिजिकल मीनिंग ये है, देखो अगर कण की ऊर्जा है वो इस स्टेप से क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, उस केस में जो कण आ रहा है उसकी आपतित प्रायिकता अर्थात उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, आपतित धारा घनत्व है, वो 2 भागों में बट रहा है। किस किस में, एक तो परावर्तित में और एक किस में बट रहा है, पारगमित में। क्यों, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं R प्लस T दोनों का योग क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी धारा घनत्व इस पे आपतित हो रही है उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग इसमें से क्या हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और हमने देखी, वो क्या देखी थी, जब हमारा V0 और E दोनों बराबर हो गए, अर्थात कण जब इस केस में गति करेगा इस वाले रीजन में, तब क्या होगा, कण का परावर्तन गुणांक है वो 1 हो जाएगा और पारगमन गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो हमने देखा भी था और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि कण आ रहा है और यहाँ से टकराएगा तो कण वापस चला जाना चाहिए। और दोनों के दोनों रीजन के अंदर जो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो जो तरंग फलन है वो क्या आ जाएगा, साइनोसॉइडल तरंग फलन हमारा आएगा। अर्थात दोनों रीजन में कण के पाए जाने की प्रायिकता रहेगी। तो ये थी हमारी विभव CD, जिसके 2 पार्ट थे। लास्ट लेक्चर में हमने अगर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन V0 वो डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है इफ टोटल एनर्जी E ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन V0 देन क्या होगा, परावर्तन गुणांक कितना है, पारगमन गुणांक कितना है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे हम तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो टॉपिक प्रोबेबिलिटी संभवतः हमारा क्या रहेगा, एक पोटेंशियल बैरियर रहेगा। तो थैंक यू।